हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका PIB डेली प्रोग्राम के अंतर्गत। इस प्रोग्राम का मकसद दरअसल ये है कि भारत सरकार के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा जो हर दिन सूचनाएं प्रसारित की जाती हैं उनका दैनिक तौर पर संकलन आपके सामने में लाया जाए और जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत अधिक सहायक हो सकती हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि जो समाचार हैं उन समाचारों के बारे में तो जानकारी मिले ही, साथ ही उन समाचारों से जो जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण पक्ष हैं उसके बारे में भी आपको बताया जाए। प्रतिदिन यानी सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक शाम में 6 बजे आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं और जो भी आपका कोई सुझाव रहेगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके माध्यम से हम लोग इस प्रोग्राम को और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आइए आज से इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। जो पहली खबर हम लोगों ने यहाँ पर पिक की है वो है 7 अक्टूबर के PIB में जो यह खबर आई है वह वर्ल्ड कॉटन डे से संबंधित है। विश्व कपास दिवस का आयोजन 7 अक्टूबर को किया गया। तो एक बात तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस का आयोजन किया गया। 7 अगस्त को, यहीं पर मैं आपको ये भी बता दूं कि 7 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का आयोजन किया जाता है। तो दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात 7 अक्टूबर के संदर्भ में और दूसरी बात 7 अगस्त के संदर्भ में। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा जो भारत सरकार के द्वारा एक कस्तूरी कपास ब्रांड है, इसके उत्पादन को लेकर के बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है और इसके संदर्भ में यहाँ पर बातचीत की गई है। तो जो कस्तूरी कपास ब्रांड है ये आपको ध्यान में रखना होगा। गेटिंग इट? मान लो कभी एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाए कि कस्तूरी किसका उत्पाद है या किस उत्पाद का ब्रांड है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा यह भी टारगेट रखा गया है कि एट प्रेजेंट जो कपास का उत्पादन किया जाता है वो लगभग 450 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किया जाता है और इसका लक्ष्य क्या है कि हम इसके उत्पादन को बढ़ा करके 1500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक ले आएं और ये टारगेट अचीव होगा तो निश्चित तौर पर हमें और अधिक लाभ मिल सकता है। तो ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं इस इंफॉर्मेशन के माध्यम से बताए गए हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी भी दे दूं जो कि उपयोगी हो सकता है आपके लिए। जैसे कि विश्व में सबसे अधिक कपास उत्पादक देश यानी विश्व के शीर्षस्थ कपास उत्पादक देशों की बात करें तो उसमें भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम आता है। वहीं भारत में शीर्ष कपास उत्पादक राज्यों की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना 3 महत्वपूर्ण राज्य हैं जो कि कपास उत्पादन में अग्रणी हैं। इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि कपास उत्पादन के लिए जो मृदा की आवश्यकता होती है वह काली कपास मृदा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। काली कपास मृदा या फिर काली रेगूर मिट्टी के तौर पर भी उसे जाना जाता है। नाम सुना या नहीं सुना इनके बारे में? काली रेगूर मिट्टी। अच्छा, जो कपास है बेटा इसे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक नाम से भी संबोधित किया जाता है और इसका नाम होता है श्वेत सोना, व्हाइट गोल्ड। गेटिंग? तो इस इंफॉर्मेशन के माध्यम से मैंने आपको अन्य कई सारी जो जानकारियां हैं वो भी दे दी हैं जो निश्चित तौर पर आपके लिए उपयोगी हो सकती हैं। आगे की खबर पर बातचीत करने से पहले मैं आपको जल्दी से बता दूं कि यदि आप P2I बैच से जुड़ना चाहते हैं, आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए अपने GS को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है इस महत्वपूर्ण P2I बैच के अंतर्गत, जिसमें 3 अलग अलग कोर्सेज वर्तमान में शुरू किए गए हैं। जो पहला महत्वपूर्ण कोर्स है ये 2025 को मद्देनजर फास्ट ट्रैक बैच के तौर पर शुरू हो रहा है 11 अक्टूबर से। यदि आप 2025 को टारगेट लेते हुए तैयारी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द बहुत ही अच्छे तरीके से हम GS में अपना जो कमांड है वो हासिल करने ले तो आपके लिए यह बैच बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। 2026 के लिए P2I प्रतिज्ञा प्लस बैच
बैच की शुरुआत की गई है। और 2027 के मद्देनज़र जिनका भी लक्ष्य है कि चलो हम और बेहतर तरीके से लंबे समय तक हम बेसिक से लेकर एडवांस तक तैयारी करें, तो उनके लिए 2027 को मद्देनजर रखते हुए P2I लॉन्ग टर्म बैच की शुरुआत की गई है। इन तीनों में से किसी भी बैच को यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। इसके माध्यम से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। जो फी है ये फास्ट ट्रैक बैच के लिए 20,000 रुपये, 2026 के प्रतिज्ञा प्लस बैच के लिए 30,000 रुपये और 2027 के P2I लॉन्ग टर्म बैच के लिए फ़ी 35,000 रुपये है। दोस्तों, इन सभी बैचेस की खासियत ये है कि जीएस के सभी पाठ्यक्रमों को बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से पढ़ाया जा रहा है। साथ ही आपको पीटी और मेंस के स्तर पर टेस्ट सीरीज की सुविधाएं, लगातार दैनिक अभ्यास उत्तर लेखन की सुविधाएं, साथ ही आपको मेंटरशिप की सुविधा और इसके जरिए आपको 18 किताबों का सेट भी मिलेगा ताकि आपके अध्ययन में कोई अड़चन न आने पावे और इसके माध्यम से आपकी तैयारी और बेहतर हो सकती है। तो निश्चित तौर पर ये बैचेस आपके लिए फ्रूटफुल हो सकते हैं। आगे हम लोग फिर से जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उसके ऊपर बातचीत करते हैं। अगली खबर भी 7 अक्टूबर से ही जो PIB में आई है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसमें यह बताया गया है कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में एक चिड़ियाघर है। इसका नाम है पद्मजा नायडू हिमालयन जू या पद्मजा नायडू हिमालयन चिड़ियाघर। जो पद्मजा नायडू हैं इनके बारे में मैं आपको हल्की सी जानकारी दे दूं कि ये सरोजनी नायडू जी की बेटी हैं। इन्हीं के सम्मान में पद्मजा नायडू हिमालयन चिड़ियाघर की स्थापना दार्जिलिंग में की गई है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके लिए? रेड पांडा प्रोग्राम के मद्देनजर। और रेड पांडा के संरक्षण के ख्याल से ये प्रोग्राम शुरू किया गया है और इसे WAZA संरक्षण अवार्ड देने के लिए इनलिस्ट किया गया है, शॉर्ट लिस्ट किया गया है इनफैक्ट, यानी कि इसे अवार्ड मिल भी सकता है। और इसी के कारण से जो यह विषय है, यह विषय चर्चा में आया है। जो WAZA है इसका मतलब होता है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वारियम। एक्वारियम जहाँ पर कि मछलियों को रखा जाता है, मत्स्य के क्षेत्र में एक्वारियम की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म मैं लिख देता हूँ, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वारियम। गेटिंग इट? और इसी के कंजर्वेशन अवार्ड के मद्देनजर इस प्रोग्राम को, रेड पांडा प्रोग्राम को लिस्टेड किया गया है और इसी कारण से यह विषय चर्चा में आया है। जब हम थोड़ा सा रेड पांडा के बारे में बातचीत करें तो रेड पांडा को IUCN के अंतर्गत क्या दर्जा दिया गया है? तो इंडेंजर्ड का दर्जा दिया गया है, यानी कि संकटापन्न। इसको हिंदी में संकटापन्न और अंग्रेजी में इंडेंजर्ड कहा जाता है। जो एट प्रेजेंट रेड पांडा की उपस्थिति है वो भारत में है, इसके अलावा नेपाल में, भूटान में, म्यांमार में, है ना, यहां पर इनकी उपस्थिति हमें देखने को मिलती है। और चीन में भी, जो चीन में रेड पांडा से संबंधित महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं वो भी हमें देखने को मिलती हैं। इनफैक्ट चीन का जो दक्षिणी इलाका है वहां पर भी हमें इनकी उपस्थिति देखने को मिलती है। तो कभी यदि लोकेशन के बेस पर सवाल पूछ दिया जाए तो फिर आपको यहाँ इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि पश्चिम बंगाल में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान। और सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान में रेड पांडा को छोड़े जाने की भी पहलें की जा रही हैं। इसी कारण से ये विषय और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कभी यदि एग्जामिनेशन में आपसे पूछ दे कि भाई सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है या ये किस महत्वपूर्ण जानवर के लिए चर्चित रहा है, तो इस लिहाज से आपको ये बातें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। गेटिंग? चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अगली खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो खबर है ये जुड़ी हुई है गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर के। और अभी हाल ही में अनुच्छेद 217 का इस्तेमाल करते हुए भारत की राष्ट्रपति महोदया ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की है और इसी लिहाज से यह विषय चर्चा में आया है। तो हमें यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है? हमें दरअसल यहाँ पर ध्यान में रखना है अनुच्छेद 217, जिसके माध्यम से गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है।
और न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो कभी यदि इस तरीके से सवाल पूछा जाए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और शपथ ग्रहण कौन करवाता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का? ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यदि आपने पॉलिटी पढ़ी है, अच्छे तरीके से पढ़ी है, तो निश्चित तौर पर आप इसका उत्तर दे पाएंगे। बहरहाल यहाँ पर अनुच्छेद 217 आपको ध्यान में रखना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय के परामर्श के द्वारा इन न्यायाधीशों की नियुक्ति गुजरात उच्च न्यायालय के लिए की गई है। इन न्यायाधीशों का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन से न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई, इसलिए मैं इनका नाम बोल नहीं रहा हूं। हालांकि यहाँ पर नाम मेंशन है, लेकिन वो ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। गेटिंग? तो ये आपको जो समाचार है ध्यान में रखना है। अगली जो खबर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CARI भी कहा जाता है, जो सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यानी कि केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान है, इसके माध्यम से जानकारी मिल रही है कि इसने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है। और इस हस्ताक्षर के माध्यम से जो योग के संदर्भ में गतिविधियां हैं उसे और अधिक बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि CARI पहला ऐसा CCRAS बन गया है जिसने NABH का एक्रीडिटेशन प्राप्त किया है। CCRAS का मतलब होता है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद साइंस। AS का मतलब आयुर्वेद साइंस। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद साइंस के तौर पर यह पहला ऐसा संस्थान बन गया है जिसको NABH के माध्यम से, आपको पता होना चाहिए कि भारत में जितने भी महत्वपूर्ण अस्पताल वगैरह हैं उनको NABH के माध्यम से जरूर मान्यता प्राप्त होनी चाहिए और इन्हीं के जरिए जो भी गतिविधियां हैं उसको संचालित की जाती हैं। NABH का मतलब होता है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स, और इसी के मद्देनजर जो CARI है इसे ये मान्यता दी गई है। तो आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। CARI किसके साथ हस्ताक्षर किया है, क्या इसका मकसद है, और साथ ही जो आयुर्वेद है इसके बारे में मैं आपको छोटी सी जानकारी दे दूं कि 29 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस का आयोजन किया जाता है। तो अभी 29 अक्टूबर को इसका आयोजन किया जाएगा। और साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा कि आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद भी माना जाता है। हालांकि इसको लेकर के कई बार विवाद भी आ जाता है। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि यह ऋग्वेद का उपवेद है, लेकिन यदि हम आयुष मंत्रालय की बात माने तो उसके अनुसार आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है। तो ये जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं इस पार्टिकुलर न्यूज के संदर्भ में आपके लिए जरूरी हो जाती हैं। चलिए अगली खबर पर बातचीत करते हैं। अगली खबर जो जुड़ी हुई है ये हमसफर पॉलिसी से जुड़ी हुई है, और वर्तमान में भारत के जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं श्री नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा ही हमसफर नीति की शुरुआत की गई है। ध्यान रखिएगा, हमसफर नीति का मतलब ये हुआ कि इसके माध्यम से राजमार्गों पर और साथ ही जो भी एक्सप्रेस वे हैं वहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण सुविधाएं मिलती हैं लोगों को वो और बेहतर तरीके से मिले, किसी भी स्तर पर कोई दिक्कत महसूस न हो, ताकि जो आवाजाही हो, जो परिवहन की सुविधा हो, और जो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कई बार, वो सामना न करना पड़े और आसानी से एक्सप्रेसवेज के माध्यम से, हाईवेज के माध्यम से जो ये सुविधाएं हैं इनका संचालन किया जा सके। इसी के मद्देनजर ये जो हमसफर नीति है इसको लागू किया गया। इसलिए देखो यहाँ पर मेंशन भी किया गया है कि ऑन बोर्डिंग सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर वे साइड एमेनिटीज अलोंग द नेशनल हाईवेज, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास में जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे कि फूड कोर्ट की सुविधा या फिर ट्रॉमा सेंटर की जो सुविधा होनी चाहिए। जाहिर सी बात है भाई, राजमार्ग और एक्सप्रेस वेज के आसपास में यदि ट्रॉमा सेंटर कहीं कहीं पर नहीं है तो फिर दिक्कत हो सकती है। मान लो कि यदि एक्सीडेंट हो गया तो ऐसे में व्यक्ति को कहाँ पर ले जाया जाएगा? जो भी पीड़ित व्यक्ति है, जो भी जिसकी भी दुर्घटना में स्थिति दयनीय हो गई है, उसको नज़दीक के किसी ट्रॉमा सेंटर में पहुंचाना चाहिए। तो इसके लिए ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था जगह जगह पर करने की बात होनी चाहिए और वहां पर बेहतर तरीके से सुविधाएं होनी चाहिए, है ना।
तो इसके मद्देनज़र जो ये हमसफ़र पॉलिसी है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और इस सभी को ध्यान में रखते हुए एक राजमार्ग यात्रा ऐप की भी शुरुआत की जा रही है। कहा जा रहा है कि आप NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से जो राजमार्ग यात्रा ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए और इस ऐप की सहायता से जो भी अपेक्षित सुविधाएं हैं उनका लाभ उठाया जा सकता है। तो इसी के मद्देनज़र ये सारी बातें की गई हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि जो भी खाद्य से संबंधित सुविधाएं हैं या फिर जो फ्यूल स्टेशन है यानी कि ईंधन की उपलब्धता सुगम हो, साथ ही ईंधन स्टेशन पर बेहतर सुविधा हो, इन सब का ध्यान रखा गया है ना। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि भैया नीति का नाम क्या है, हम सफ़र नीति। और हम सफ़र नीति का दरअसल मकसद क्या है, तो ये जो भी मकसद है ये मैंने आपको बता दिया। ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था, ईंधन स्टेशन पर जो बेहतर एमेनिटीज़ होनी चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए, उसकी व्यवस्था, और कहीं भी किसी भी स्तर पर यदि दिक्कत आती है तो फिर राजमार्ग यात्रा ऐप जो है उसका सहारा लिया जा सकता है। अगली जो खबर है, अगली खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि अभी हाल ही में आपने सुना होगा 17वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड के बारे में, और इसी के मद्देनज़र अभी हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड के जो भी विजेता हैं उनको पुरस्कृत किया गया है। और इसी के संदर्भ में यह विषय यहाँ पर PIB के माध्यम से बताया गया है। भारत सरकार के द्वारा इसी समारोह के माध्यम से भारत के पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी को स्थापित करने की घोषणा भी की गई है। मुंबई में इसकी स्थापना की जाएगी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जो 17वां नेशनल फिल्म अवार्ड घोषित किया गया, इसमें मैं आपको दोस्तों बताऊं कि जो बेस्ट फिल्म है, आई थिंक आपको इसके बारे में जानकारी पहले मिली भी होगी, लेकिन जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं फिर से मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ ताकि ध्यान में रहे। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड अट्टम नाम की एक मलयालम मूवी को दिया गया है। मलयालम सिनेमा है ना। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड इसे दिया गया है अट्टम को। इसके अलावा बेस्ट नॉन फीचर फिल्म के अंतर्गत जो आईना नाम की एक मूवी है उसे अवार्ड दिया गया है। आईना, जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, मिरर, दर्पण, है ना। इसके अलावा बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल, बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल, ये ऋषभ शेट्टी। आपने कंतारा मूवी देखी है? कंतारा मूवी में यही व्यक्ति हैं, ऋषभ शेट्टी, है ना। इसके अलावा बेस्ट डायरेक्टर सूरज बड़जात्या, ऊंचाई नाम की मूवी के लिए। ऊंचाई मूवी मैंने देखी है, अमिताभ बच्चन हैं इसमें, है ना। तो इस लिहाज से ये सब कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं मैंने आपको दे दी हैं। जो सबसे अहम है वो मैंने आपको बता दिया है कि भारत के पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी की शुरुआत मुंबई में की जाएगी, और इसके माध्यम से जो महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं फिल्म बनाने के संदर्भ में उसको ध्यान में रखा गया है। जैसे इसमें ये कहा गया है कि भाई हम बेहतर से बेहतर जो टैलेंट पूल है उसका विकास करेंगे, साथ ही हम अवसंरचना बेहतर से बेहतर करेंगे, और साथ ही
फिल्म बनाने के संदर्भ में जो भी प्रक्रियाएं हैं उसे और सरल करेंगे, सहज करेंगे, ताकि फिल्म बनाने की व्यवस्था और बेहतर हो सके और लोगों को और अधिक इसके माध्यम से मदद मिल सके। तो ये सारी जो बातें हैं इस माध्यम से की गई हैं। निश्चित तौर पर इससे आगे आने वाले समय में फिल्म मेकिंग को और बूस्ट मिल सकता है। आगे की खबर पर बातचीत करें दोस्तों, यहाँ जो ये खबर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल ही रात में लगभग 9 बजे देखो ये खबर आई है ना। कल रात में 9 बजे के आसपास में पीआईबी के द्वारा ये अपडेट दिया गया है और इसमें ये बताया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो ट्रैकोमा है, ट्रैकोमा नाम की जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी मानी जाती है आँख के कॉन्टेक्स्ट में, इस बीमारी को भारत में एलिमिनेट मान लिया गया है ना। यानी कि अब इसे उन्मूलित मान लिया गया है और इसे अब एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम के तौर पर ट्रीट नहीं किया जाएगा, इसे एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के तौर पर ट्रीट नहीं किया जाएगा। और ये अपने आप में भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में ऐसा करने वाला तीसरा महत्वपूर्ण देश हो गया है। इसी के कारण से जो यह टॉपिक है, यह टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो ट्रैकोमा है ये एक जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग, ठीक है जी। इसके अलावा यह भी ध्यान रखिएगा कि ट्रैकोमा कैसे होता है। तो मान लो कि कोई भी संक्रमित व्यक्ति है, ट्रैकोमा से कोई भी व्यक्ति यदि संक्रमित है तो उसकी आंख से, यानी उसकी आंख यदि देख ली जाए तो फिर उस बैक्टीरिया जो है आपकी आंख में भी आ सकता है ना। यदि संक्रमित व्यक्ति के गले में वो खांस रहा है तो गले से भी जो बैक्टीरिया है वो भी आ सकता है। आपको पता है ना, ENT, ईयर, नोज एंड थ्रोट, इन तीनों का जो सिस्टम है वो एक ही जैसा काम करता है भी, है ना। तो यहाँ पर जो नाक है, जो गला है, ये भी संक्रमण के माध्यम बन सकते हैं और इस लिहाज से पीड़ित व्यक्ति यदि कोई है ट्रैकोमा से तो उससे इस आधार पर बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये सारी बातें यहाँ पर ध्यान में रखिएगा दोस्तों। जो ये जीवाणु है इसका नाम है क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइटिस, इसी जीवाणु के कारण ये रोग होता है ना। तो इस रोग की जो वजहें हैं वो हम लोगों ने देख ली। ये जीवाणु जनित है या विषाणु जनित है ये भी हम लोगों ने देख लिया। हमारे शरीर के किस अंग को ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है ये भी हम लोगों ने देख लिया। और वर्तमान में भारत को इस मामले में क्या कुछ उपलब्धि हासिल हुई है ये भी हम लोगों ने देख लिया। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा मैं आपको 2-3 बातें और यहाँ पर बता दूं जो कि ट्रैकोमा के कंटेक्स्ट में बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे कि साल 1963 में भारत के द्वारा एक प्रोग्राम की शुरुआत की गई जिसे नेशनल ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम कहा जाता है। नेशनल ट्रैकोमा नियंत्रण कार्यक्रम। यहां पर नेशनल की जगह राष्ट्रीय लिख देते हैं। राष्ट्रीय ट्रैकोमा नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत 1963 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी और कोशिश की गई थी कि ट्रैकोमा के संक्रमण को नियंत्रित किया जाए। इसके अलावा जो यह कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को बाद में NPCB यानी कि नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस के साथ में इंटीग्रेट कर दिया गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बाद में NPCB के साथ इस कार्यक्रम का समन्वय NPCB का मतलब क्या होता है? नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? दृष्टिहीनता के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। ये चीजें आपको यहां पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिएगा कि WHO के द्वारा
WHO के द्वारा एक SAFE की भी शुरुआत की गई, है ना। SAFE का मतलब होता है सर्जरी, एंटीबायोटिक, फेशियल हाइजीन और इन्वायरमेंटल तरीके से जो सफाई होती है, क्लीनलीनेस होती है, उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। तो ये WHO के द्वारा शुरू किया गया था ट्रैकोमा के नियंत्रण के लिए ही। तो आप इसको फुल फॉर्म के तौर पर जान सकते हैं, सर्जरी, एंटीबायोटिक, फेशियल हाइजीन यानी कि चेहरे की स्वच्छता, फेशियल हाइजीन, और इन्वायरमेंटल क्लीनलीनेस, पर्यावरणीय स्तर पर साफ सफाई। इन्वायरमेंटल क्लीनलीनेस, है ना। तो ये सारी जो गतिविधियां हैं यहां पर ध्यान में रखिएगा। सेफ के संदर्भ में मैं ये सब जो प्रोग्राम है इसलिए बता दे रहा हूं कि एग्जामिनेशन में मान लो कि सवाल पूछ दे कि WHO के द्वारा SAFE की शुरुआत की गई किसके लिए, और यह विषय इसलिए चर्चा में है क्योंकि आप देख रहे हैं PIB के माध्यम से ये जानकारी मिली है, और चूंकि ये गतिविधि हुई है तब PIB ने भी ये जानकारी दी। यदि ये गतिविधि नहीं होती तो PIB ने भी जानकारी नहीं दी होती। और ये सारी बातें PIB के माध्यम से ही मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने तरफ से कुछ बताया है। ये सारी बातें PIB के इंफॉर्मेशन में आई हैं। 1963 में किस तरीके से भारत सरकार के द्वारा कार्यक्रम शुरू किया गया, किस तरीके से इसे NPCB के साथ में समन्वित किया गया, किस तरीके से WHO के द्वारा SAFE की शुरुआत की गई, तो ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे जब आप पढ़ाई करते हैं तो फिर इसका आनंद आपको मिलता है, अदरवाइज फिर मामला फंस सकता है। यहां तक बात क्लियर है भाई। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। जो अगली खबर है वो है अटल पेंशन योजना को लेकर के। ये इसलिए खबर सामने आई है क्योंकि अभी हाल ही में अटल पेंशन योजना के संदर्भ में जानकारी मिली है कि भाई इसमें जो इनरोलमेंट का आंकड़ा है वो 7 करोड़ को पार कर चुका है, और इसी लिहाज से यह विषय चर्चा में आया है। दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा कि 2024-25 के वित्तीय वर्ष में ही 56 लाख से भी ज्यादा इनरोलमेंट हुए हैं इस योजना के अंतर्गत। तो इसी कारण से यह जो विषय है चर्चा में आया है। यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो अटल पेंशन योजना है इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी, है ना, 9 मई 2015 को। और किसके माध्यम से इसको प्रशासित किया जाता है, तो PFRDA के द्वारा प्रशासित मतलब इसका संचालन PFRDA के द्वारा किया जाता है, यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना। PFRDA के द्वारा ही इसे संचालित किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जामिनेशन में ऐसे भी कई बार ना वाक्य के आधार पर सवाल बन जाते हैं। इसके संदर्भ में मैं आपको और थोड़ा सा बता दूं, जो अटल पेंशन योजना है इसके लिए जो योग्यता होनी चाहिए, आयु सीमा, ये 18 से 40 वर्ष की होनी चाहिए। जो भी 18 से 40 वर्ष के लोग हैं वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा सबसे पहले जो योजना का धारक को इसकी सुविधा मिलती है, पेंशन मिलता है, योजना के धारक को सुविधा, है ना, 1000 से लेकर के 5000 रुपए तक की जो राशि है ये पेंशन के तौर पर प्रति माह उसे मिल सकता है। ठीक है जी। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि यदि योजना का धारक मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो फिर उसके पति या पत्नी को यह सुविधा फिर मिलती है। पति या पत्नी को
धारक की मृत्यु के बाद यह सुविधा मिलती है। और यदि इनकी भी मौत हो गई तो फिर जो नॉमिनी है, नॉमिनी जो होता है उसको फिर ये पेंशन दिया जाता है। ठीक है ना। ये सारी जो व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्था यहां पर इस योजना के संदर्भ में आपको ध्यान में रखनी है। इसको लेकर के कई बार सवाल पूछने जाने की संभावना रहती है, पूछा भी गया है। तो ये योजना अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यहां तक बात क्लियर है भाई? क्या इसके लिए आयु सीमा है, किस तरीके से इसको संचालित किया जाता है? भारत सरकार के द्वारा दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 50% जो योगदान है वो धारक को किया जाता है, यानी कि 50% का योगदान भारत सरकार के द्वारा और बाकी का जो आधा है वो जो धारक है वो इसमें जो राशि है वो जमा करता है और देन फिर उसका लाभ मिलता है बाद के समय में, है ना। तो ये सारी जो पक्ष हैं आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो अगली महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये किससे जुड़ी हुई है? ये लद्दाख में जो हेनले एक जगह है वहां पर अभी डार्क स्काई रिजर्व स्टार पार्टी आयोजित की गई थी और इसी के संदर्भ में यह विषय चर्चा में आया। डार्क स्काई रिजर्व का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि आखिर डार्क स्काई रिजर्व का मतलब है क्या। देखो, सिंपल सी बात यह है कि रात के समय में जो आसमान है ये बहुत ही क्लियर कट दिखता है और बहुत ही आसानी से जो आसमान की खगोलीय गतिविधियां हैं इसके बारे में शोध अनुसंधान किया जा सकता है। लेकिन जो प्रकाश प्रदूषण है, प्रकाश प्रदूषण के कारण इसमें कई बार अड़चनें आती हैं और इसी लिहाज से प्रकाश पॉल्यूशन को या प्रकाश प्रदूषण को दूर करने के मद्देनजर ये जो डार्क स्काई रिजर्व है ये स्थापित किया गया है ताकि उस पार्टिकुलर क्षेत्र को प्रकाश प्रदूषण से दूर रखा जा सके और वहां पर विद्यमान होकर के वहां पर जा करके और जो भी खगोलीय गतिविधियां हैं, जो भी खगोलीय गतिविधियों से संबंधित शोध अनुसंधान है उसको देखा जा सके, उसको किया जा सके, है ना। तो इसी के मद्देनजर जो लद्दाख में हेनले एक जगह है यहां पर डार्क स्काई रिजर्व स्टार पार्टी आयोजित की गई। कई सारे जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, खगोलविद हैं, वो आए यहाँ पर और उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। आप यहाँ पर ये जो चित्र देख रहे हैं ये उसी का चित्र है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये जो हमारी आकाशगंगा है, दुग्ध मेखला, मिल्की वे, उसका ये चित्र है। और यहाँ पर जो ये लोग हैं वहाँ हेनले में जा कर के और देन फिर इसमें पार्टिसिपेट किए और उन्होंने अपने अपने जो एक्सपीरियंस है इसको भी साझा किया है। इसके अलावा यहाँ पर एक और मैं चित्र आपको दिखा रहा हूँ जिसमें ये बताया जा रहा है कि इसी स्टार पार्टी के दौरान में जो हेनले में ये जो पार्टिकुलर आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट, ये दरअसल एक धूमकेतु है। इसका नाम है सुचिंशान एटलस। सुचिंशान एटलस, ये जो धूमकेतु है इसको भी यहाँ पर देखा गया। इतना क्लियर आकाश था, इतना साफ, इतना बेहतरीन तरीके से यहाँ पर इसको ऑब्जर्व किया गया। आ रही बात समझ में? तो इसी लिहाज से जो ये गतिविधियां महत्वपूर्ण हो गई। इसके अलावा यहीं पर DAE यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी कि परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा MACA नाम से एक महत्वपूर्ण जो शोध है इसको शुरू किया गया है और यहाँ एशिया के सबसे बड़े और विश्व के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरेनकोव ऑब्जर्वेटरी की स्थापना यहाँ पर की गई है। जो MAC है दोस्तों, MACA को यदि हम विस्तारित रूप से देखें तो इसका पूरा नाम होता है मेजर एटमॉस्फेरिक। M का मतलब मेजर, A का मतलब एटमॉस्फेरिक, और C का मतलब चेरेनकोव, सेरेनकोव, और E का मतलब एक्सपेरिमेंट। गेटिंग इट? अब देखो यहां पर समझना कि जो सेरेनकोव है ये दरअसल रूसी फिजिसिस्ट थे, रूसी भौतिकविद थे जिन्होंने खगोल
शास्त्र के क्षेत्र में, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अधिक काम किया था और इन्हीं के सम्मान में इसे सेरेनकोव एक्सपेरिमेंट के तौर पर भी जाना जाता है। यहाँ पर जो MACA है ये एशिया में सबसे बड़ा इमेजिंग टेलीस्कोप माना जाता है और इसी को यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो इसके मद्देनज़र भी यह जो टॉपिक है अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसके माध्यम से जो कॉस्मिक रे रिसर्च है, जो ब्रह्मांडीय किरणें हैं, इनके शोध अनुसंधान के मद्देनज़र, साथ ही जो हाई एनर्जी गामा किरणें होती हैं इनके शोध अनुसंधान के मद्देनज़र भी जो ये ऑब्जर्वेटरी है ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के सम्मान में एक जो पट्टिका है उसको भी स्थापित किया गया है। ये लद्दाख के हिंडले में ही, ये भी यहाँ पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। जो अगली खबर है वो बताती है कि प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा आज ही महाराष्ट्र में लगभग 7600 करोड़ रुपए के कई सारे महत्वपूर्ण जो विकासात्मक प्रोजेक्ट्स हैं इनको शुरू किया जा रहा है। जैसे कि नागपुर में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को और बेहतर तरीके से अपग्रेड करने के लिए, इसके अलावा शिरडे एयरपोर्ट में एक इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग बनाने के लिए, साथ ही महाराष्ट्र में विद्या समीक्षा केंद्र के निर्माण के लिए भी जो राशि है वो राशि प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा दी गई है और इसी कारण से यह विषय चर्चा में रहा था। मैं ये बहुत अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं चूँकि PIB पे ये आया था इसलिए मैंने यहाँ पर आपको हल्की सी झलक दे दी है। इन केस कभी सवाल में पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है। और जो लास्ट खबर जुड़ी हुई है ये निर्देशक नाम के एक शिप से जुड़ी हुई है। भारतीय नौसेना के वारशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा इसे निर्मित किया गया है और इसे नाम दिया गया है निर्देशक। इसमें 4 सर्वे वेसल के अंतर्गत ये भी जो जहाज है ये आता है। और सर्वे वेसल का मतलब सिंपली आप ये समझिए कि भारत के तटीय क्षेत्र में या फिर जो समुद्री गतिविधियां होती हैं या फिर जो भौगोलिक स्तर पर या फिर जियोफिजिकल क्षेत्र में जो गतिविधियां होती हैं, समुद्री वातावरण के स्तर पर जो शोध अनुसंधान किए जाते हैं उनके मद्देनज़र जो ये सर्वे वेसल है इसकी भूमिका होगी। और इसी के आलोक में ये जो निर्देशक है इसको अपनाया गया है, इसकी डिलीवरी भारतीय नौसेना को की गई है। तो इसी के संदर्भ में ये जो खबर है PIB के द्वारा यहाँ संचालित की गई है और इसका निर्माण किया गया है कोलकाता के गार्डन डिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE के द्वारा। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। दोस्तों ऐसे पहले वेसल का निर्माण किया गया था जिसका नाम था INS संधायक। INS संधायक ये ध्यान में रखिएगा, जो कि एक सर्वे वेसल के तौर पर ही काम करता है। सर्वे का मतलब सर्वेक्षण करना है ना, समुद्री क्षेत्र में भारतीय तटीय सीमा का सर्वेक्षण करना ताकि कोई भी ऐसी हलचल होती है जिससे तटीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है उससे नौसेना को और भारतीय तटरक्षक बल को अवगत करा देना ताकि समय रहते जो भी कदम हैं वो उठाए जा सके। तो ये जो महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं यहाँ पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर सामने आप इमेज के स्तर पर भी देख सकते हैं, यही वो वेसल है जिसको यहाँ भारतीय नौसेना के द्वारा अपनाया गया है। आज की चर्चा में हम लोग अब यहीं पर समाप्त करते हैं। PIB से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां थी आज हम लोगों ने एक एक करके देख ली हैं। इसके बारे में जहां भी कुछ भी आपको डाउट लगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल की चर्चा में फिर से हम लोग मुलाकात करेंगे। PIB से संबंधित जो आज खबरें आ रही हैं, लगातार रात तक में PIB में खबरें आते रहती हैं, तो इसको हम लोग कल के सेशन में अपडेट करेंगे और दिन उनके ऊपर बातचीत करेंगे। फिर से मैं आपको बता दूं कि यदि आप P2I बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसमें से किसी भी कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। 2025, 2026, 2027 के मद्देनज़र जो ये बैचेज हैं ये शुरू किए जा रहे हैं। दिलीप लाइव कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके माध्यम से आप इसमें से किसी भी कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। मिलते हैं फिर, अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।